जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता देता हूं कि उत्तराखंड में एसआई की भर्ती आई है। और एसआई का दोस्तों आप सभी को मैं सबसे पहले बता देता हूं, जो जीएस वाला पोर्शन है जिसमें मैथ रीजनिंग आनी है, उसके लिए भी दोस्तों हमारे पास बहुत जल्दी से जल्दी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। और जो आपको मैथ रीजनिंग करवाने वाले हैं सर, उनके दोस्तों मैं इतना बता देता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है और जॉब इसी फील्ड में है, रेलवे फील्ड में, जिसमें मैथ रीजनिंग होती है। उन्होंने बहुत सारे बैंक के एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और आपने देखा होगा एसएससी के एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए। हमारे शॉर्ट्स बने हैं, उनके जो मार्क्स है 40 में से उनके मार्क्स 38-35 इतने रहते हैं रीजनिंग उसमें, 38-37 के आसपास रहते ही रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से मैं बता देता हूं कि उनसे आप मैथ और रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। हिंदी के लिए दोस्तों, क्योंकि हिंदी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हिंदी के लिए दोस्तों आप अच्छी एक बुक ले लीजिए। और सामान्य हिंदी भी ठीक है, लेकिन हमारे पास एक बुक है, उससे हम आप सभी को नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि पुराने जितने भी ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे उत्तराखंड में हो, यूपी में हो, आसपास के जितने भी आयोग है उनसे पूछे गए क्वेश्चन, वो सभी आप सभी के बीच लाने वाला हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन तक पहुँचाना है जहाँ पे एसआई जीएस वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं विज्ञान वर्ग की। विज्ञान वर्ग में दोस्तों अभी एग्जाम होने वाले हैं, लैब असिस्टेंट का होने वाला है, एलईओ का भी होने वाला है दोस्तों, और साथ ही साथ एसआई का। एलईओ का तो दोस्तों जहां तक लग रहा है 11 फरवरी को हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी दोस्तों हमारे पास 100 एमसीक्यू, 150 एमसीक्यू इस तरह से सीरीज आने वाली है, जो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो शेयर करना है। एसआई की दोस्तों हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, एसआई में दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं, एसआई का बहुत अच्छा है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के दोस्तों हम नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। और नोट्स कहाँ से प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, घटना चक्र से। अभी फिलहाल हम घटना चक्र ही रखेंगे, क्योंकि बेसिक अभी हम तैयारी करने वाले हैं। जैसे ही फिजिकल हो जाता है, फिजिकल के बाद दोस्तों हम इसको थोड़ा सा हायर लेवल में लेके जाएंगे, लेकिन अभी लोअर लेवल से तैयारी करेंगे, बेसिक नोट्स जिसको बोलते हैं। तो आप सभी के पास अगर घटना चक्र है तो घटना चक्र दोस्तों पढ़िए, और घटना चक्र के नोट्स मैं आप सभी को प्रोवाइड करने वाला हूँ। हर एग्जाम के लिए घटना चक्र दोस्तों उत्तराखंड में बेस्ट है, इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद सकते हैं। और लैब असिस्टेंट के लिए भी दोस्तों अभी से मैं बता देता हूँ, घटना चक्र में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि यूकेपीएससी घटना चक्र को काफ़ी ज़्यादा वरीयता देता है। तो इसलिए दोस्तों आप घटना चक्र के जो नोट्स है वो जरूर ले लीजिए। तो वीडियो शुरू करेंगे दोस्तों। लैब असिस्टेंट हो चाहे आपका एसआई हो, दोनों के लिए दोस्तों घटना चक्र अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें आज अंतःस्रावी तंत्र की। तो ये जो नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ दोस्तों इसके हम प्रैक्टिस सेट भी करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसके साथ साथ ही यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यूकेपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, वही क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और हम दोस्तों इसको पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों ग्रंथि के बारे में बात कर रहे हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, ग्रंथि कुछ ऐसी कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों को कहते हैं जिसकी कोशिकाएं किसी पदार्थ का संश्लेषण करके उन्हें स्रावित करती है। मानव सहित अन्य कशेरुकी जंतुओं में इनकी 3 स्पष्ट श्रेणियां होती है। तो यहाँ पे देखेंगे आप दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त होती है। बहिस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, नलिका होता है। इनसे स्रावित पदार्थ इनकी नलिकाओं में बहकर संबंधित एपिथीलियम स्तर की सतह पर मुक्त होता है। जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, इनको आप किस में पढ़ेंगे दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथियों में। ठीक है, आगे बात करेंगे दोस्तों हम अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो कि नलिका विहीन होती है। इनसे स्रावित पदार्थ या हार्मोन उत्तक द्रव्य में मुक्त होते हैं और रुधिर कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शरीर में संचरित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, रुधिर कोशिकाओं का। ठीक है, और इसके उदाहरण आप सभी देखेंगे, पीयूष ग्रंथि और थायराइड, पैराथायराइड। बाकी दोस्तों हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सभी ग्रंथियों को। और एक होती है दोस्तों मिश्रित ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी बहिस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है अग्नाशय। तो अग्नाशय को ही दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम तथा इसकी लैंगरहेंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन, अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन। तो यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है,
एक तो आपको ध्यान रखना है इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है, बीटा कोशिकाओं से, और ग्लूकेगॉन कहाँ से निकल रहा है दोस्तों, अल्फा कोशिकाओं से। और दोस्तों डेल्टा कोशिकाओं से आप ध्यान रखना सोमेटोस्टेटिन। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले ये तीनों नाम। यदि अग्नाशय में किन्हीं कारणों से खराबी आ जाए तो इन हार्मोन्स का निर्माण सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। तो इसलिए दोस्तों अग्नाशय हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट अंग है। अब बात करेंगे दोस्तों, सॉरी ग्रंथि, ग्रंथि आप इसको लेंगे। ठीक है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए प्रेरित या उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? अग्नाशय को उत्प्रेरित कर रहा है किसके लिए? पाचक रस के लिए। कौन सा हार्मोन उत्प्रेरित कर रहा है? तो यहाँ पे दोस्तों आंसर है इसका सिक्रिटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, छोटी आंत के ग्रहणी से उत्पन्न यह हार्मोन जठर रस के स्रावण को भी कम करता है। तो यह हार्मोन दोस्तों कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? छोटी आंत के ग्रहणी से। ठीक है, तो ग्रहणी से यह हार्मोन आपके निकलता है। और किसको, कौन सा हार्मोन? सिक्रिटीन हार्मोन। और किसको उत्प्रेरित करता है? अग्नाशय को। किसके लिए? पाचक रस के लिए। ठीक है, तो इसको दोस्तों अच्छे से पढ़ना है। अब देखेंगे दोस्तों, उत्पन्न जठर रस के स्रावण को भी कम करता है, अतः संभवतः पित्ताशय के संकुचन को भी प्रेरित करता है। अब यहाँ पे दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक संरचना की दृष्टि से इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो दोस्तों पेप्टाइड हार्मोन का नाम पूछे लेते हैं, तो उसमें दोस्तों आप देखेंगे क्या है? इंसुलिन, जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। तो पेप्टाइड हार्मोन इंसुलिन और उसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। ठीक है, यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। किसके लिए नियंत्रण का कार्य करता है इंसुलिन दोस्तों? ग्लूकोज के उपापचय का। कहाँ से स्रावित होता है दोस्तों? अभी हमने इसके बारे में बता दिया था। आगे दोस्तों इस पे पढ़ेंगे, इसकी कमी से मधुमेह रोग सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग हो जाता है, तथा अधिकता से ग्लूकोज की मात्रा कम रहने लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे इसमें उदक में डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्राय अत्यधिक प्यास लगती है, क्योंकि इसमें शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है, जिसके उपचार हेतु कृत्रिम एडीएच या वैसोप्रेसिन का उपयोग करते हैं, जिसे पीट्रेसिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? एडीएच या फिर वैसोप्रिन, और इसको क्या बोलते हैं? पीट्रेसिन कहते हैं। आगे दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे कॉफी, चाय, मदिरा के सेवन से शरीर में एडीएच हार्मोन की मात्रा घट जाती है, जिससे मूत्र की मात्रा बढ़ने से बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है तथा शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है। वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता यहाँ पे लेके जाएंगे। एडीएच की अधिकता होने पर मूत्र गाढ़ा तथा रुधिर तनु हो जाता है। मूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर एडीएच और वैसोप्रेसिन की अधिकता होगी तो मूत्र क्या हो जाएगा? गाढ़ा, लेकिन रुधिर क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा, पतला हो जाएगा, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है? रुधिर दाब बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे योसोप्रेसिन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। इसका प्रमुख कार्य वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग तथा संग्रह नलिकाओं से जल के रुधिर में पुनरावशोषण को बढ़ाना होता है। इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई एडीएच की कहानी। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे अब मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड एक सूक्ष्म अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, हम किसकी बात करें दोस्तों? अंतःस्रावी ग्रंथि की, और जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। और ये कैसी है दोस्तों? सूक्ष्म है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि गोल तथा भूरी लाल होती है। ठीक है, कैसी होती है? गोल होती है तथा भूरी लाल होती है। इसका भार लगभग 0.5 से 1 ग्राम तथा व्यास 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है। इसे हाइपोफाइसिस सेरीथ्राई, ठीक है, भी कहते हैं, जो मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे जो कि मास्टर ग्रंथि के नाम से प्रसिद्ध है। इसके कई हार्मोन्स अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि का मास्टर माना जाता है।
तो पीयूष ग्रंथि का मास्टर क्या है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजक की भूमिका निभाता है। तो दोस्तों सोना नहीं है, जगते रहना है, क्योंकि आपका आगे एग्जाम है। ठीक है, ये नहीं कि आप नोट्स पढ़ रहे, आपको ये नोट्स लिख के बनाने भी है। सोना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, जागते रहना है, जागते रहो, क्योंकि आगे एग्जाम है। तो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों डेली फ्री में क्विज चल रही है, बाइलिंगुअल क्विज चल रही है दोस्तों, उसका आप आनंद लीजिए बाइलिंगुअल क्विज का। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन या वृद्धि हार्मोन का शरीर में संबंध वृद्धि से है, जिसकी अधिकता से भीमकायिता की अवस्था उत्पन्न होती है, जबकि कमी से बौनापन आ जाता है। ठीक है, ये किसकी बात की दोस्तों? सोमेटोट्रोपिन। अब दोस्तों आगे थायरोक्सिन, आपको एक एक हार्मोन के नाम लिखने हैं। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा किया जाता है। शरीर में उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है और वृद्धि उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। मेटाबॉलिज्म क्रियाएं इसके द्वारा क्या होती है? नियंत्रित होती है। इस हार्मोन की कमी से जड़ मानवता तथा वयस्कों में मिक्सिडीमा नामक रोग हो जाता है। तो थायरोक्सिन का आप रोग दोस्तों आपको पढ़ने हैं, जड़ मानवता, मिक्सिडीमा, कौन सा? कमी से। ठीक है, सामान्य घेंगा या गलगंड तथा हाशीमोटो का रोग भी इसकी कमी से होता है। ठीक है, ये रोग भी आपको दोस्तों पढ़ने हैं। नेत्रोसेंधी गलगंड या एक्सोथेल्मिक गॉइटर तथा प्लूमर का रोग थायराइड ग्रंथि के अतिक्रमण के कारण होता है। तो नाम भी दोस्तों थोड़े से बायोलॉजी में, हिंदी में और ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन हम पढ़ते रहेंगे, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक अमीनो अम्ल है। थायरोक्सिन क्या है दोस्तों? आयोडीन युक्त हार्मोन है, और ये क्या है? एक अमीनो अम्ल है, जिसे थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन टीएसएच है। तो थायरोक्सिन को थायराइड ग्रंथि से स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? टीएसएच। ठीक है, थायरोट्रोपिन। टीएसएच पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, अब आती है दोस्तों बात पैराथायरॉयड। सारे हार्मोन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए दोस्तों मैं सबसे पहले हार्मोन्स को ही लाना है। आपको क्या है? एक एक हार्मोन के बारे में लिखना है, शॉर्ट नोट टाइप के इसके बनाने हैं। शॉर्ट नोट सबसे बेस्ट है दोस्तों, अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट नोट्स इसके बनाइए। अब बात करते हैं दोस्तों पैराथायरॉयड या पराउटू ग्रंथियां। भ्रूण के एंडोडर्म से व्युत्पन्न ग्रंथियां है, जो कि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। यह गले में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इसके द्वारा पैराथार्मोन पीटीएच नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जो कि रुधिर में कैल्शियम आयन की आदर्श मात्रा को बनाए रखता है। एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन नामक हार्मोन एड्रेनल मेड्यूला से स्रावित होता है, जिसके स्राव से हृदय गति में वृद्धि होती है तथा शरीर में उत्तेजना का अनुभव होता है। इसके प्रभाव से वाहिका विस्तारण के कारण मस्तिष्क, कंकाल, पेशियों, हृदय, फेफड़ों, यकृत आदि अंगों में रुधिर संचार बढ़ जाता है। इससे नॉर एपिनेफ्रिन के प्रभाव से बढ़ा हुआ रुधिर दाब कुछ कम हो जाता है। तो ये दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे पूरे हार्मोन्स की, कौन सी ग्रंथि कहाँ है, इसको अच्छे से दोस्तों आपको पढ़ना है। ठीक है, पीनियल ग्रंथि आपको दिख रही होगी दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे पीनियल ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यहाँ पे आप देखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों पीयूष ग्रंथि दो प्रकार की है, पश्च पीयूष ग्रंथि, अग्र पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो पश्च को क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसीरा। ठीक है, और अग्र को क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोसिस। ठीक है, सीरानी सिस है दोस्तों, माफ करिएगा। ठीक है, और जो न्यूरो हाइपोसिस है वो दो प्रकार के हैं, एडीएच और ऑक्सोटिसिन। ठीक है, अब दोस्तों जो एडिनो हाइपोसाइटोसिस है, ये कई प्रकार के हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है, जिसमें कि दोस्तों आप देखेंगे सोमेटोट्रोपिन, ठीक है, या फिर वृद्धि हार्मोन, प्रोलैक्टिन, पीआरएल, या फिर एलटीएच, जिसको ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, और कोशिका प्रेरक हार्मोन आईसीएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच,
थायराइड प्रेरक हार्मोन TSH, मिलेनोसाइटिक प्रेरक हार्मोन MSH। तो ये दोस्तों आप इसको शॉर्ट नोट्स में बना सकते हैं कि क्या प्यूटिटरी ग्लैंड दो प्रकार की है, पश्च और अग्र, जिसको न्यूरो और एडिनो हाइपोसिस कहते हैं। और न्यूरो दोस्तों दो प्रकार के हार्मोन निकाल रही है, ADH और ऑक्सीटोसिन। और जो कि एडिनो हाइपोसिस है वो इतने प्रकार के हार्मोन निकाल रही है, SHH, GH, PRLH, LTH, FSH, LH, ICSH, ACTH, TSH, MSH। तो जितने भी दोस्तों आप ये H वाले दिख रहे हैं, SHTH, इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, दिमाग लगाना है। सबके सब किससे निकल रहे हैं दोस्तों, एडिनो हाइपोफाइसिस से। लेकिन दोस्तों मैं दो बता देता हूं, PTH और ADH। ये दोस्तों इन दो को आपको याद करना है। ADH न्यूरो से निकल रहा है और PTH दोस्तों आपको कहां से निकल रहा है, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों पैराथायरॉयड ग्रंथि की, जो कि किसको निकाल रही है दोस्तों, आप देखेंगे यहां पे इधर को पैराथार्मोन हार्मोन, जिसको PTH, मतलब दो आपको H वाले हार्मोन याद करने हैं, एक तो न्यूरो से और दूसरा आपको पैराथायराइड से। उसके बाद दोस्तों सारे हार्मोन आपको कहां से दिखेंगे, उसके बाद दिखेंगे दोस्तों आपको सारे हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से। अब दोस्तों आपको आगे बढ़ेंगे, थायराइड या ऑटो ग्रंथि इसमें से कौन से निकलते हैं, एक है दोस्तों टेट्रा आयोडोथायरोनिन या थायरोक्सिन, दूसरा है दोस्तों ट्राई आयोडोथायरोनिन या कैल्सिटोसिन। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे किससे, थाइमस ग्रंथि से। थाइमस ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं दोस्तों, हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, थाइमस ग्रंथि यहां पे होती है, आप देख रहे हैं। इसमें से दोस्तों थाइमोसिन, थाइमोपाइटिन हार्मोन निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे दोस्तों हम यकृत से। यकृत से भी हार्मोन निकल रहे हैं, कौन कौन से, IGF, और यहां पे दोस्तों यहां से निकल, जी हां दोस्तों, यकृत से कौन से निकल रहे हैं, IGH। अब बात करेंगे दोस्तों वृक्क या किडनी से कैल्सिट्रॉल, रेनिन और एरिथ्रोपाइटिन। ठीक है, ये तीनों हार्मोन आपको याद रखने हैं। अब दोस्तों इधर आएंगे हम दोस्तों किसकी तरफ, आमाशय की तरफ, गैस्ट्रिन और ग्रेलिन। ठीक है, इन दो को भी आपको याद करना है। ठीक है, अग्नाशय से दोस्तों आपको पता चल चुका है, अल्फा से कौन सा निकलता है, ग्लूकागॉन, बीटा से कौन सा निकलता है, इंसुलिन, डेल्टा से सोमेटोस्टिन। ठीक है, और एफ भी यहां पे लिखा है, एफ कोश का एक अग्नाशय पॉलीपेप्टाइड, ये यहां पे आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाशय दोस्तों सिर्फ महिलाओं में, ठीक है, और पुरुष में दोस्तों वृषण है। ठीक है, तो महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, और पुरुष में कौन सा निकलेगा, टेस्टोस्टेरोन। अब दोस्तों लास्ट बचता है हमारे पास अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, जिसमें कि दोस्तों आप ये हार्मोन्स देख सकते हैं, यहाँ पे दो प्रकार की होती है, एड्रिनल मेड्यूला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो मेड्यूला से निकलेगा दोस्तों एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, या फिर नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलेगा दोस्तों एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, ये दो प्रकार के हार्मोन। तो दोस्तों ये तो हो गया पूरा क्या डायग्राम हमने यहाँ पे बना लिया, इसको आपको पढ़ना है, बुक्स को खरीदनी है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे एड्रिनलिन का। वैसे दोस्तों ये हो चुका है, फिर भी हम दोस्तों पढ़ेंगे। एड्रिनलिन मेड्यूला से स्रावित नॉरएफ्रिन के प्रभाव से वाहिका संकीर्णन के कारण त्वचा, पाचन, उत्सर्जन, जनन आदि तंत्रों के अंगों में रुधिर संचार कम हो जाता है। इससे इन जनन अंगों की क्रियाशीलता कम हो जाती है और रुधिर दाब बढ़ जाता है। एड्रिनलिन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में संकट अवस्था का सामना करने हेतु उग्र विपत्ति प्रक्रिया हेतु तैयार रहते हैं। ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, फाइट हार्मोन, बहुत कुछ बोलते हैं दोस्तों, इसको आप याद रखेगा। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन प्रमुख मादा हार्मोन है। कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन का उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिका में थीका इंटरना की कोशिका द्वारा योनारम से लेकर रजोनवृत्ति की आयु मतलब 45 से 52 वर्ष तक की है, तब तक होता है किसका, एस्ट्रोजन का। और कहां पे बनता है दोस्तों, अंडाशय की ग्राफियन, कहां पे, ग्राफियन पुटिका की थीका इंटरन कोशिकाओं से। ठीक है, ये आपको दोस्तों पढ़ना है। ठीक है, अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे प्रमुख एस्ट्रोजन
ईस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं। यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो आपको आंखों से भी दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे स्तन, दुग्ध ग्रंथि, गर्भाशय, योनि इत्यादि, तो यहाँ पे दोस्तों ये इनका विकास करते हैं। एस्ट्रोजेंस का स्रावण पीयूष ग्रंथि के पुटिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच तथा एलएच के नियंत्रण में होता है। अब बात करेंगे दोस्तों हम प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कॉर्पस ल्यूटियम से होता है तथा यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके प्रभाव में गर्भाशय की एंडोमेट्रियम का मोटा होना, इसमें रुधिर संचरण का बढ़ना, इसकी कोशिकाओं में वसाओं एवं ग्लाइकोजन का संचय होना, अंडाशयों में नई पुटिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया बंद होना शामिल है। अब लास्ट है दोस्तों, रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम तथा आंवल या प्लेसेंटा द्वारा होता है। यह एक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जब हम पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सा माइंड क्या हो जाता है कि हम सही पढ़ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप पढ़ देंगे यह एक पॉलीपेप्टाइड होता है। यह हार्मोन श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक जोड़ को लचकदार बनाकर फैलाता है, जिससे गर्भाशय ग्रीवा चौड़ी होती है और शिशु जन्म में सुगमता होती है। तो शिशु जन्म में क्या है, आप रिलैक्सिन हार्मोन को देखेंगे सुगमता के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों पुरुषों की। पुरुषों में वृषणों की लेडिंग कोशिकाओं से नर हार्मोन्स अर्थात एंड्रोजन्स, लेडिंग कोशिकाओं से किस बन रहा है, लीडिंग सेल्स जो होती है वो किसका निर्माण करती है, एंड्रोजन्स का निर्माण करती है। प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है, इसे पौरुष विकास भी कहते हैं। इससे पुरुष का क्या हो जाता है दोस्तों, विकास हो जाता है। अब बात करेंगे माँ और शिशु को बीच गले लगना, चूमना तथा शिशु की देखभाल अर्थात वात्सल्य तथा मैथुन के समय भोग विलास की भावनाओं को ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन बढ़ाता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, वात्सल्य और भोग विलास के लिए यूज किया जा सकता है। आप ये बोल सकते हैं ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा स्तन ग्रंथियां। ठीक है, यह हार्मोन शिशु द्वारा दुग्ध उत्पादन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्पादन के लिए दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ठीक है, अब दोस्तों प्रोलैक्टिन यहाँ पे देखेंगे। लुटियोप्रोटिक हार्मोन का स्रावण अग्र प्यूटिटरी की लेप्टोट्रोफ कोशिकाएं करती है। इसका मुख्य कार्य शिशु जन्म के बाद दुग्ध स्रावण को प्रेरित करना है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क गोलार्धों के बीच स्थित होते हैं, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपीफाइसिस सेरेथ्राई भी कहते हैं। इसमें मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो निद्रा व जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। मंद प्रकाश तथा रात में इसका स्रावण अधिक, जबकि तीव्र तथा दिन में इसका स्रावण कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आज हमने नोट्स पढ़े, आपको क्या करना है, धीरे से इसको रिवाइज करते रहने। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की। ये जो क्वेश्चंस है इसके लिए दोस्तों हम कल नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि आज ज़्यादा हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप क्वेश्चंस की देखेंगे, विद डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा है। तभी बोलता हूँ घटना चक्र अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं रहेगा, ए आंसर है बी आंसर है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के साथ आपको आंसर दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद करना। जो बच्चे घटना चक्र नहीं खरीद सकते उनके लिए दोस्तों बेस्ट यहाँ पे मिलेगा, और आपको आइडिया भी लग जाएगा किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।